हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे भी? क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? यस या नो करके बोल दीजिए। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए चैट सेक्शन में। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू चंदन जी। तो आज का हम सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं। 9:07:05 पर हम शुरू कर दें सेशन। ओके, और एक बार आप अपना अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए। आप कहाँ कहाँ से? चंदन जी, एक बार आप अपने बारे में बताएंगे। हेलो। हेलो जी चंदन जी, वॉइस आ? हाँ, नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। और सब बढ़िया चल मैं रहा है? चंदन, मैं दिल्ली से हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ आपका ट्रेडिंग सही चल रहा है, आप कोर्स? जी सर, मैं कोर्स पे पूरा फोकस कर रहा हूँ और कोर्स कर रहा हूँ मैं। ओके, मनीष जी एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से? मनीष जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आशु कुमार, आशु कुमार जी आप कहाँ से? एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए। चलो, अभी 1 मिनट हो रहा है, देखो देखते हैं कितने लोग और ज्वाइन होते हैं, फिर उन्हें हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ओके, और ये सेशन पूरा कंप्लीट बहुत आपको बेसिक डिटेल्स आपको क्लियर कराई जाएगी। तो स्टॉक मार्केट को लेकर कई लोग डाउट रहते हैं कि असल में स्टॉक मार्केट होता क्या है, वर्क कैसे करता है। ओके, तो स्टॉक मार्केट की कई लोग नॉलेज नहीं, कई आपके यार दोस्त भी होते हैं, आप कहते हो भाई मैं स्टॉक मार्केट काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप भी उसे क्लियर नहीं करा पाते कि असल में स्टॉक मार्केट है क्या। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक, तो आप भी उस चीज को क्लियर नहीं करा पाते कि यार स्टॉक मार्केट ये होता है, काम ऐसे होते हैं, यहाँ कंपनी होती है, ये लिस्टेड होती है, आईपीओ ये होता है, एनएससी बीएससी ये होता है, सेबी ये होता है, सेबी की गाइडलाइन। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? एक बार मनीष जी ने मेरे को मैसेज करा। आ रही है सर, आ रही है, साफ आ रही है सर। ओके, तो मनीष जी आपके में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सोल्व करिए अपने। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया आपके में। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। अब सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, मैं अपना एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरा नाम अरविंदर है और पास ही के रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो इस ट्रेडिंग करियर में मुझे लगभग 3 साल के आसपास हो चुका है और एज ए करियर इसको बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, तो मनीष जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आ रही आवाज आ रही। ये बिल ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं बात करूं सबसे पहले स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ओके, ओके, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है और कब इसकी शुरुआत हुई? गाइस, स्टॉक मार्केट जो हमारा इंडियन मार्केट है वो, इसकी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, लगभग 45 से 50 साल की इसकी हिस्ट्री है। लेकिन सबसे पहले इंडिया में जो आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना हो और कई लोगों ने आपको बताया भी होगा, यार आपको यह भी पता हो कि इंडिया की सबसे पहली जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी स्टॉक मार्केट, वो रिलायंस इंडस्ट्री थी। तो स्टेप वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट
कब शुरुआत हुई, स्टॉक मार्केट में असल में वर्क क्या होता है और लोग यहाँ पर पैसा कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना काफी होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में कई लोग अफवाहें भी हैं, कई सही जानकारी भी है, गलत नॉलेज भी है, तो वो सारी आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो गाइस स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमारे इंडिया की जो कंपनी है, जो इंडस्ट्रियल है, उनको क्या फंड की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, जैसे कि अगर डाउजोन की बात की जाए तो डाउजोन लगभग 150 साल पुराना है। डाउजोन के बारे में अगर आपने अमेरिकन मार्केट के बारे में सुना हो डाउजोन, तो लगभग 150 साल पुराना है। वहां पर क्या कि लोग पैसा बना रहे थे और कमा भी रहे थे और गवा भी रहे थे, लेकिन वहां उसकी शुरुआत क्यों की है? क्योंकि जैसे मान लीजिए XYZ मैंने कोई कंपनी खोली, ओके, और मुझे फंड की जरूरत है। अब यहीं पर आईपीओ की बात आ जाएगी कि यह अगर मुझे फंड की जरूरत है तो मैं क्या करता हूं कि या तो यार दोस्त रिश्तेदारों से उधार लूंगा, या फिर किसी इन्वेस्टर से, या फिर किसी बैंक से कर्जा लूंगा। ओके, दो ऑप्शन रहते थे पहले कि या तो मैं किसी यार दोस्त रिलेटिव से पैसा उधार लूंगा या फिर बैंक से कर्जा लूंगा। अगर मैंने यार दोस्त रिलेटिव से पैसा लिया है और बैंक से कर्जा लिया है तो मुझे आपको सो पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा, एक टाइम पर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा और एज ए इंटरेस्ट पर रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने उनसे 10 लाख रुपए एक साल पहले लिए तो उन्हें 10 लाख रुपए ही एक साल बाद रिटर्न करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। जैसे बैंक की बात की जाए तो एनुअली 12 से 13% होता है, अगर बिजनेस लोन लेते हो तो 9 से 10% होता है। ओके, तो अगर रिलेटिव की बात करें तो वो भी 1% 2% पे ही देते हैं। ठीक है, तो पैसा वापस करना पड़ता है। अगर आप अपनी एक कंपनी ओपन करना चाहते हो और कंपनी को ग्रो करना चाहते हो तो या तो आपको यार दोस्त कर्जा लेना पड़ेगा या फिर बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा और साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसी सब से बचने के लिए, इन्हीं सब से बचने के लिए क्या किया, आईपीओज का सिस्टम बना। इन्हीं सब को लेकर स्टॉक मार्केट बना कि यार क्यों ना पब्लिक भी पैसा कमा ले और हम भी प्रॉफिट में आ जाए। मतलब मेरी कोई कंपनी है और मैं चाह रहा हूं कि यार मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि रिलेटिव से उधार लूंगा तो मुझे देना पड़ेगा, बैंक से कर्जा लूंगा तो भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा साथ में। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं। तो इसी को लेकर डाउजोन को फॉलो करते हुए इंडियन मार्केट की शुरुआत हुई, हमारे स्टॉक मार्केट की। ओके, तो स्टॉक मार्केट की शुरुआत जैसे हुई तो सबसे पहली जो कंपनी लिस्टेड हुई वो हुई रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का पहला आईपीओ आया था और जी आईपीओ लगभग 70 लाख रुपए का था। ओके, तो यहां पर लोगों ने काफी पैसे लगाए। मैंने तो ये तक सुना है कि लोगों ने 10 रुपए लगाकर भी 10-10 करोड़ रुपए भी बनाए रिलायंस इंडस्ट्री में, मैंने ये तक सुना। और अभी काफी लोग होंगे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री का जब आईपीओ आया था आज तक उनके पास स्टॉक पड़े हैं, मतलब 10-10 12-12 रुपए के स्टॉक भी लोगों ने खरीदे हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। तो 40 से 45 साल पुरानी बात है, उस टाइम 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। ओके, तो 10 रुपए के शेयर खरीद कर लोगों ने अपने घर बनाए, अपनी शादियां की है। तो इससे क्या, इससे लोगों को क्या फायदा हुआ और कंपनी वालों को क्या फायदा हुआ। उस लोगों का फायदा ये हुआ कि उनके पास बड़ा अमाउंट तो नहीं है, उनके पास इतना फंड नहीं कि वो अपना खुद की एक कंपनी, खुद का एक एम्पायर खड़ा कर पाए। क्योंकि आपको पता है खुद की एक कंपनी खड़ी करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको मैनेजमेंट, आपको समझ आना चाहिए कि यार मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके पास एम्प्लॉय होने बहुत जरूरी है। नंबर 3, आपके पास प्रोडक्ट होना जरूरी है। अब प्रोडक्ट वो कि ये नहीं भाई कोई भी प्रोडक्ट दिमाग में निकाल के धर दिया, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, पब्लिक की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, पब्लिक की प्रॉब्लम सोल्व करता हो प्रोडक्ट। जैसे आज के दिन कई कंपनियां एकदम से बूम कर गई, आप भी देख रहे हो कई कंपनियां बूम कर रही है, मतलब जिन्हें 4-5 साल भी नहीं हुआ फिर भी अब 20-30 हजार करोड़ की कंपनियां बन। जैसे कि भारत पे एक अभी फिलहाल 1 साल भी नहीं हो उस कंपनी जैसे जेप्टो आई जो 10 मिनट में डिलीवरी करे। वो क्या कर रही है, कस्टमर को सर्विस दे रही है, कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व कर रही है। मतलब कि जहां 1-1 घंटे 1.5 घंटे डिलीवरी में लगता था, 30-30 मिनट लगता, उन्होंने 10 मिनट की स्कीम लेकर आए और 8 महीने में ही 5,000 करोड़ कंपनी। तो इससे क्या हुआ, देखो कंपनी में कोई स्टॉक मार्केट कोई कंपनी लिस्टेड हुई, उससे क्या, लिस्ट होने से कंपनी को वाले को ना तो पैसा देना पड़े। देखो मान लो मेरी कंपनी वैल्यूएशन 1,000 करोड़ का, ठीक है, तो 1,000 करोड़ के मैंने मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है, तो 100,000 शेयर काट दिए मैंने अपनी कंपनी के, 1,000 शेयर पब्लिक लिस्टेड कर दिए, तो एक शेयर की वैल्यू 1 करोड़ है। तो अगर आपको
मेरी कंपनी के शेयर खरीदने, तो मुझे आपको 1 करोड़ रुपए पे करके आपको एक शेयर, मतलब कि लगभग आप हजारवा हिस्सा आपके पास आ गया कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी के पास तो पैसा आ गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो या जब भी कंपनी का प्राइस बढ़ता जाता है, मतलब किसी टाइम पे कंपनी का आईपीओ आया, जैसे कि मान लीजिए जोमेटो का जो आईपीओ आया था वो 62 रुपए पर शेयर था, ओके, और 150 162 रुपए तक हाई गया था। लेकिन कंपनी का पैसा कमाती है, जैसे कंपनी को लिस्ट होती है तो आईपीओ लेकर आती है, तो आईपीओ के समय ही कंपनी पैसा कमा लेती, उसके बाद कंपनी का प्राइस, शेयर का प्राइस 10,000 हो जाता है, 20,000 हो जाता है, कंपनी नहीं कमाती उस टाइम। कंपनी कब कमाती है? जब अपना आईपीओ लेकर आती है। मान लीजिए जैसे कि पेटीएम लेकर आई थी 18,000 करोड़ रुपए का आईपीओ, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, ठीक है। अभी मतलब आने टाइम में बढ़िया ग्रो करेगा पेटीएम का, से फ्लॉप हो गया, लेकिन इसमें कंपनी को जो कमाना था वो कमा लिया, ठीक है। अब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री किसी टाइम पे शेयर 10 रुपए का था, 1 रुपए का था, 2 रुपए का था, ठीक है। तो उस टाइम पर कंपनी ने तो शेयर की वैल्यू, जो वैल्यूएशन थी, मान 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन थी, और 10,000 शेयर पब्लिक लिस्ट कर दिए, ओके। तो उस टाइम पर 1,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे कंपनी को लिस्ट किया, और 1,000 करोड़ रुपए उन कंपनी को मिल गए। अब 1,000 करोड़ रुपए से कंपनी चाहे कुछ भी करे, चाहे उसे बर्बाद करे, चाहे नुकसान करे, चाहे खर्चे खुद पर, अब इससे उन्हें ना तो उस पैसे को वापस करना है, ना उस पर इंटरेस्ट देना है, ना उन्हें टेंशन लेनी जो, तो यार पैसा वापस करना पड़ेगा, पब्लिक का पैसा डूब जाएगा तो पब्लिक हमें खा लेगी, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ नहीं करना, मतलब यहाँ पर एक क्या दिमाग से निकलेगा कि यार वापस नहीं देना। दूसरा क्या क्लियर हो गया कि कंपनी आईपीओ लाने से दूसरा क्या कंपनी को हेल्प हो गया कि उस पैसे पर इंटरेस्ट भी नहीं देना। तो उससे पहले क्या होता था यार, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए यार दोस्त कर्जा लेते थे, ओके, लेकिन उस पैसे को वापस भी करना पड़ता था और इंटरेस्ट भी देना पड़ता। बैंक से कर्जा लेते थे तो वापस भी करना पड़ता था और इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। लेकिन आईपीओ आने से क्यों ज्यादातर कंपनी अपनी कोशिश करते कि जल्दी से मैं अपना आईपीओ लेकर आऊं, जल्दी से अपना आईपीओ लेकर आऊं। आईपीओ लाने से क्या, उनके सिरदर्दी खत्म हो जाती है, उन्हें अपनी खुद की वैल्यूएशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार मेरे इतने करोड़ की वैल्यूएशन है, मेरे 10,000 करोड़ की कंपनी है, मेरे 50,000। नहीं, अगर आईपीओ आने के बाद आपने जिस प्राइस पर आप आईपीओ लेकर आए, 1,000 करोड़ का आईपीओ लेकर, 1,000 करोड़ आपको मिल चुके हैं, ठीक है, 1,000 करोड़ की आप कंपनी वैल्यूएशन है, और आप अपनी कंपनी को पब्लिक लिस्ट करा चुके हैं, तो 1,000 करोड़ रुपए पब्लिक ने आपको दे दिए। अब आप उस पैसे को कुछ भी करिए, चाहे उसको जुआ खेलिए, चाहे लड़कीबाज करिए, कुछ भी करिए, पब्लिक को कोई लेना देना। पब्लिक ने क्या देख कर पैसा लगाया? अब पब्लिक ने तो देखा भाई अरविंदर की कंपनी बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, कस्टमर की डिमांड भी है, कस्टमर की प्रॉब्लम भी सोल्व करे, आने वाले टाइम में इस चीज की, इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो आपने तो ये सारी चीज देखकर पैसा लगा दिया। 3 साल की बैलेंस शीट क्या थी, क्या कुछ अबिटा है, क्या कुछ उसका प्रॉफिट मार्जिन है, पे रेशियो क्या है, मार्केट पे रेशियो क्या है, सेक्टर पे रेशियो क्या, ये सारी चीज आपने देखकर लगा दिया, ठीक है। अब मुझे तो पैसा मिल गया, अब उस पैसे का मैं कुछ भी करूं। अब 1,000 करोड़ रुपए कंपनी के शेयर, अब जैसे मुझे 1,000 करोड़ रुपए मिल गए, अब मैं उस पैसे को चाहे मार्केट में अपनी कंपनी ग्रो करने के लगाऊं, चाहे मैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे पैसा दे दिया, बस आपका काम खत्म, मेरा काम खत्म। अब आपका पैसा मार्केट में लगाए। अब आपका पैसा कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि यार अरविंदर की कंपनी है और XYZ कोई भी कंपनी का नाम ले, मान लीजिए डिजिटाइकून कंपनी ये है, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेडिंग कोर्स बेचती है और बहुत चीप प्राइस पर देती है, जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएंगे, ठीक है। तो ये देखकर बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया। अब मैंने तो कंपनी को लिस्ट किया था, एक शेयर की वैल्यू क्या थी? 1,000 करोड़, ओके। एक शेयर की वैल्यू क्या थी? सॉरी, एक शेयर की वैल्यू क्या थी? 1 करोड़, ठीक है। 1,000 शेयर लिस्ट करे थे, एक शेयर की वैल्यू 1 करोड़ थी। तो किसी को यार लगा कि यार नहीं यार, इस कंपनी के शेयर की वैल्यू असल में इतनी जा सकती है, मतलब 1.5 करोड़ 2 करोड़ जा सकती है। तो आप लोगों ने तो 1 करोड़ पे खरीदा है, आप लोगों ने क्या खरीदा? 1 करोड़ रुपए पे वो शेयर खरीदा है। तो आप उसे कितने बेचना चाहोगे? 1 करोड़ 10 लाख मिले, या 1 करोड़ 20 लाख मिले, 1 करोड़ 30 लाख मिले, तभी तो बेचना चाहोगे। ये तो है नहीं कि भाई जितने रुपए में खरीदा उतने में ही बेच दोगे। बहुत कम लोग होते हैं कि जो यार नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। अगर
उन्हें पैसा बनाना, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो थोड़ा सा प्रॉफिट पर ही निकलना चाहेंगे। तो बड़े इन्वेस्टर को लगा यार ये कंपनी आने टाइम में ग्रो कर सकती है, तो वो क्या करे, ऑफर करेगा कि यार 1 करोड़ 20 लाख रुपए का शेयर खरीदने के लिए रेडी हूं। तो वो क्या करता है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे एक शेयर खरीद लेता है। तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो गई है, पहले 1000 करोड़ की वैल्यूएशन थी मेरी कंपनी की, जैसी किसी ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में वो शेयर खरीदा, तो मेरी कंपनी की ऑटोमेटिक वैल्यूएशन क्या हो गई, 1200 करोड़। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा यार 1200 करोड़ कैसे हो गई, भाई उसकी ओवर वैल्यू पे खरीद लिया ना। मेरी कंपनी जब पब्लिक लिस्ट हुई वो 1000 करोड़ पे लिस्ट हुई, लेकिन किसी एक बड़े इन्वेस्टर को लगा कि यार नहीं यार ये कंपनी इतनी ग्रो कर सकती है, तो उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए देना सही समझा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि कंपनी की वैल्यूएशन ऑटोमेटिक 1200 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि अब इससे मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपए ले चुका हूं। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि आपने शेयर 1 करोड़ रुपए पे खरीदा था, और अब आपके शेयर की वैल्यू हो चुकी है। कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी, 1200 करोड़, तो आपके शेयर की वैल्यू क्या होगी, 1 करोड़ 20 लाख। अब आप चाहो तो यहाँ पर निकल सकते हो, या फिर रुके रह सकते हो। अब तीसरा बंदा आया कि उसे लगा यार नहीं यार, एक 1200 करोड़ की कंपनी नहीं है, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं आने टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो कुछ ज्यादा वैल्यूएशन लगानी चाहिए। तो वो क्या करता है कि वो और वैल्यू, मतलब वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी हो जाए, और 2-3 बंदे बेच भी देते, भाई मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना हिस्सा बेचने के लिए रेडी, मैं अपना हिस्सा बेचने, और बेच भी देते हैं, मान ली बेच दिया, तो उस कंपनी वैल्यूएशन क्या होगी, 1300 करोड़ हो गई। 1300 करोड़ की वैल्यूएशन होगी। अब ऐसे ऐसे करके प्राइस बढ़ता है। अब ये पैसा ना तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो 1000 करोड़ लेने थे वो ले चुका हूँ। अब कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो, ठीक है, कुछ परसेंट हिस्सेदारी मैं अपने पास रख लेता हूँ। मतलब जब कंपनी, जो कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है, तो कुछ परसेंट हिस्सेदारी वो अपने पास रखती है, क्योंकि इन फ्यूचर उसे बैकबोन बन सके। अब कुछ परसेंट हिस्सेदारी अपने पास क्यों रखती है, मान लीजिए उसे लगता है कि आने वाला टाइम आ रहा है उसकी कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि मुझे पता है यार मुझे अपनी कंपनी को कहाँ तक लेके जाना हो, कि आज भला ही थोड़े लोग हो, आज भला ही कम स्टूडेंट हो, बट मुझे पता है यार मेरा विजन क्या है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ परसेंट हिस्सेदारी अपने पास रखूंगा, 20% 30% इतनी रखूं कि एज ए को फाउंडर बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतने मतलब 20-30% रख ली। अब मेरी कंपनी, मैंने कंपनी को लिस्ट कराया था 1000 करोड़ पर, और कंपनी वैल्यूएशन होगी 1300 करोड़। अब मेरे पास मान लीजिए हिस्सेदारी 20% है। ओके, तो 20% हिस्सेदारी अगर मैं 5% हिस्सेदारी 10% हिस्सेदारी बेचूं, तो कितने करोड़ की बिकेगी। अब ये नहीं कि 1000 करोड़ पे बिकेगी, अब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन हो सकी 1300 करोड़, तो उस वैल्यूएशन पे मुझे 10% मिलेंगे। ठीक है, 10% उस वैल्यूएशन पे सामने वाला इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। तो मैं कहूँ भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे फंड की जरूरत है, मुझे अपनी कंपनी को और ग्रो करना है, तो मैं 10% हिस्सेदारी किसी को देना चाहता हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई XYZ, कोई एंजल इन्वेस्टर, चाहे बड़ा इन्वेस्टर। ठीक है, तो उन्हें मैं ऑफर करता हूँ, मेरी कंपनी वैल्यूएशन ये है, आप देख सकते हो और ले सकते हो। ठीक है, इस तरह का होता है आईपीओ सिस्टम। अब आपको क्लियर होगा कि यार स्टॉक मार्केट आईपीओ क्यों लेकर आई, और स्टॉक मार्केट क्यों आया, और आईपीओ क्या है। ठीक है, तो आईपीओ में क्या फायदा हो गया कि कंपनी को ना तो इंटरेस्ट देना, ना वो पैसा वापिस करना, चाहे कंपनी लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। ठीक है, पैसा वापिस नहीं करना। कंपनी ने एक बार पैसा लेना था वो ले लिया। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसमें ऑफर प्राइस होता है, और कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते, कितने पैसे इकट्ठा करना चाहते इस आईपीओ के थ्रू। जैसे पतंजलि रुचि सोया लेकर आई थी, जैसे पेटीएम लेकर आए थे, जैसे जोमेटो लेकर आए थे। ठीक है, जैसे नायका लेकर, ये क्या है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर इसलिए आती है ताकि अपनी कंपनी ग्रो कर सके, और उस पैसे पर कोई इंटरेस्ट या उस पैसे को वापिस ना करना। ये क्लियर हुआ आपका। ओके, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आईपीओ जब तक आपको क्लियर नहीं होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, आईपीओ के बारे में जानना जरूरी, क्यों क्यों कंपनियां स्टॉक मार्केट लिस्ट होती है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ओके, एक बार यस कर दी, यस हाँ क्लियर हो गया आईपीओ। हाँ जी सर, क्लियर हो गया जी। ओके 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 ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ स्टॉक मार्केट में। लोग अपना आईपीओ के बाद स्टॉक मार्केट काम कैसे करते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी आती है,
अब आप लोग कैसे उस कंपनी में पैसा बना सकते हो? मैं एक तो आईपीओ के थ्रू आपको समझा दिया, एक दोबारा एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं टाटा पावर का। ओके, टाटा पावर के शेयर 132 133 रुपए चल रहा है। देखा जाए तो कंपनी 150 साल पुरानी है। 1919 में इस कंपनी की नींव रखी गई थी टाटा पावर की, और टाटा पावर से राकेश झुनझुनवाला ने भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब भी यहाँ पर आपकी कई चीजें क्लियर कराऊंगा कि टाटा पावर को राकेश झुनझुनवाला ने 150 रुपए पर खरीदा था किसी टाइम पर। ठीक है, 1982 1983 के टाइम 150 रुपए खरीदा था, और अभी प्राइस चल रहा है 130 132 रुपए। आपके दिमाग में चल रहा है यार 150 रुपए से 130, मतलब लॉस में ही चल रहा होगा आपको, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। भाई मैं आपको क्लियर कराऊंगा क्यों ये 150 से 130 है। ओके, उस शेयर को उन्होंने 1100 रुपए बेचा, मतलब कि कई गुना पैसा प्रॉफिट बनाकर उन्होंने बेचा था राकेश झुनझुनवाला, मतलब कि 4-5 हजार करोड़ वहां से प्रॉफिट उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो अब ये इतना क्यों हो जाता है? मान लीजिए कोई शेयर आपने 100 रुपए पे खरीदा, और अगर मैं एक करंट एग्जांपल बताऊं आईआरसीटीसी का, आईआरसीटीसी का जून 2020 में आईपीओ आया था। ओके, 650 करोड़ का आईपीओ था और आया। ठीक है, अब वो 625 रुपए पर पब्लिक लिस्ट हुए थे, 625 रुपए पर शेयर पर पब्लिक लिस्ट हुए थे, और 6800 रुपए हाई मार्क आए थे। 6800 रुपए का एक शेयर गया था, मतलब 625 पे अगर आपने बाय किया होता तो 6800, मतलब कि एक तरह से आपका पैसा 10 गुना हो चुका था 2 साल में। ठीक है, अब जैसे क्या करा कंपनी ने, क्या किया सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर में क्या किया कंपनी ने, सोचा यार शेयर बहुत हाई हो गया, 6800 रुपए का शेयर हो गया, 600 रुपए का शेयर 6800 पहुंच गया। कंपनी की वैल्यूएशन सेम है, वो 1 लाख करोड़ 80 लाख करोड़ 90 लाख करोड़ के आसपास 90 लाख हजार करोड़ के आसपास चल रही थी, 90 हजार करोड़ के आसपास चल रही थी। ओके, तो कंपनी ने क्या किया कि 6800 रुपए के शेयर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मतलब अब कई लोग जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उन्हें तो पता नहीं थे यार 68, वो आईआरसीटी जो आईआरसीटी देख रहे होंगे, वो क्या किया एक शेयर को 5 हिस्से कर, 6800 को शेयर के 1200 रुपए का एक शेयर कर दिया, मतलब कि 5 हिस्से कर दिए, 5 हिस्सों में उसे कन्वर्ट कर दिया। 6600 समथिंग चल रहा था, 6600 6800, तो तब उनको 1200 समथिंग कर दिया था। ठीक है, अगर आप चार्ट देखोगे ना अभी का आईआरसीटीसी का, तो आपको 1200 दिखेगा हाई। ठीक है, आपको शेयर का प्राइस 1200 दिखेगा, लेकिन जिन्होंने आईपीओ टाइम 100 शेयर बाई करे थे, तो आज उनके पास 500 शेयर है। अगर अभी भी उनके पास होल्ड है वो शेयर आईआरसीटीसी के, तो 100 शेयर के 500 शेयर हो चुके हैं। अब ये क्यों करती है कंपनियां कि अपने शेयर की प्राइस कम करके शेयर को ज्यादा बढ़ाकर क्यों करती है? तो अब कंपनी के पास 1000 शेयर हैं, अब 1000 शेयर की वैल्यूएशन, 1000 शेयर में लिमिटेड लोग खरीदेंगे। अब कंपनी क्या कर रही है, जैसे आईआरसीटीसी में 6800 का शेयर खरीदने वाले मेरे ख्याल से गिने चुने होंगे। मेरे ख्याल से आप और मेरे जैसे लोग 6800 का शेयर खरीदते टाइम एक बार सोचेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज है, अगर आप उसका चार्ट को देखकर, फंडामेंटल देखकर, मैनेजमेंट देखकर, आईआरसीटीसी देखे जाते हैं, बहुत अच्छी कंपनी, हर 100% मार्केट कैप्चर कर रखा। अगर आपको रेलवे की टिकट बुक करनी तो उसके थ्रू ही कर सकते हो, उसके अलावा कोई जरिया ही नहीं ऑनलाइन। ओके, आप टूरिज्म में भी है और स्टार क्रूज में भी है, मतलब हर कहीं फैलती जा रही है। जैसे वाटर में आ गया, एफएमसीजी में आ गया, होटल चेन में भी आ गई है आईआरसीटीसी। धीरे धीरे मैं सुन रहा हूँ कि यार रिजॉर्ट टाइप भी लेकर आ रही है। ठीक है, तो देखी जाए तो कंपनी यार बहुत बढ़िया है, हर सेक्टर में है, और कई जगह पे 100% मार्केट कैप्चर भी है। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या सोचा यार 6800 रुपए का शेयर तो मेरे ख्याल से गिने चुने लोग ही खरीदेंगे, तो मैं क्या करती हूँ 6800 के शेयर को 1200 रुपए का कर देता हूँ। तो 5 शेयर 5 हिस्से कर दिए, तो लोगों ने क्या किया, जो जिन्हें नॉलेज नहीं थी, जिन्हें जो मार्केट में है, जिन्हें नॉलेज है कि यार कंपनी अपने शेयर को कई हिस्सों में क्यों बांट देती, उन्हें तो पता था कि कंपनी को डिवाइड कर दिया, एक शेयर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो नए लोग थे उन्होंने क्या सोचा यार 6800 रुपए का शेयर था, खरीद लिया 1200 पे, फिर खरीदा, लोग सोच रहे बहुत सस्ता मिल रहा, बहुत। एक्चुअली गाइस देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन तो वो 90,000 करोड़ ही थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर को बढ़ा दिया, शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दी, ताकि 1200 में ज्यादा लोग खरीदे। 6800 में खरीदते टाइम आप सोचते, लेकिन क्या किया कंपनी ने, दिमाग लगाई यार 6800 का शेयर है, 5 हिस्से कर देते 1200 का। अब नए इन्वेस्टर यही फंसते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता यार कंपनी का ये शेयर इतना कम क्यों हुआ है।
ठीक है। तो लोगों ने पैसा लगाया, डाउन गया और अभी फिलहाल चल रहा है 660 670 के करीब चल रहा है। ठीक है, मतलब कि 50% डाउन ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ मैं बता तो रहा कैसे बढ़ा दिए, क्योंकि सिंपल सा, आप 6800 का शेयर क्यों खरीदोगे? तो आपकी पॉकेट अलाउ करती है 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, तो आप भाई अपने औकात से ज्यादा क्यों खरीदोगे? आपकी पॉकेट अलाउ तो कर रही 2000 का शेयर खरीदने की, 1000 रुपए का शेयर खरीदने, 100 रुपए का शेयर खरीदने, तो आप 6800 का शेयर कैसे खरीद लोगे? अब उसके लिए तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, दूसरे यार दोस्तों को मांगना पड़ेगा। भाई आपको कंपनी तो बढ़िया लगी, लेकिन ब्रदर शेयर फिक्स नहीं होते, वो मैं क्या बोलूं, शेयर वैल्यूएशन फिक्स होती है, शेयर फिक्स नहीं होते। ठीक है, वैल्यूएशन फिक्स होती है। कंपनी की वैल्यूएशन वही है। कंपनी क्या आपने नोटिस नहीं किया कि कंपनी की वैल्यूएशन तो सेम है, 90,000 करोड़, वही 70,000 करोड़ के आसपास चल रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दी। जैसे कि आप विप्रो में एक स्टोरी सुनी हो कि किसी ने 10,000 रुपए लगाकर 1980 में, एक खान नाम का बंदा है जिसने 10,000 रुपए से 1500 करोड़ रुपए बनाए, मतलब 40 साल में। अब उन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए में 100 रुपए का शेयर चल रहा है जिस टाइम पे उन्होंने विप्रो का शेयर खरीदा था। ओके, विप्रो कंपनी का। अब वो 100 शेयर बढ़ते बढ़ते 1500 1600 शेयर हो गए। अब इसमें क्या हुआ, कंपनी के वैल्यूएशन तो सेम है, कंपनी के शेयर बढ़ते गए। अब जैसे मान लीजिए, अब कंपनी का जैसे कि आईआरसीटीसी का अब 600 700 चल रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन सेम है, वैल्यूएशन अप डाउन होती रहती है। अब किस जैसे ही कंपनी का शेयर, जैसे आईआरसीटीसी शेयर 7,000 8,000 तक जाएगा, फिर कंपनी उसे बढ़ा देगी, फिर उसको 5 हिस्से कर देगी। अब जिसके पास 500 शेयर, उसके पास 2500 हो गए। कंपनी का वैल्यूएशन सेम रहेगी। ये मत सोचिए कि शेयर फिक्स होते हैं, शेयर कोई फिक्स नहीं होते। ये क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो में भी कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्रिप्टो में अगर लूना आपने देखा हो, ठीक है, तो वहां पर फिक्स थे 100 करोड़, लेकिन जब गेम घूमा तो उन्होंने 100 ट्रिलियन कॉइन कर दिए, तो एक पैसे भी नहीं रहा। अब एक चीज बताइए आपके, चलो एक एग्जांपल से ले समझाता हूँ। ठीक है, 100 गज का प्लाट है। ओके, 100 गज का प्लाट है, आपने कहीं पर 100 गज का प्लाट खरीदा XYZ जगह पे कहीं भी, ठीक है। अब वहां पर आपने, अभी आपको लग रहा है कि यार 2 लोगों के लिए बहुत है, तो आपने क्या किया, 2 कमरे बना लिए। प्लॉट की कीमत आपने 1 लाख रुपए, या फिर एरिया क्या 100 गज ही रहेगा। आपने कमरे क्या बना लिए, 2 बना लिए। ओके, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से 2 कमरे बना लिए। अब आपको लग रहा है यार फैमिली बड़ी होती जा रही है, तो 4 कमरों की जरूरत पड़ेगी, तो आपने क्या किया, 4 कमरे बना लिए उसी में। ठीक है, जगह तो उतनी 100 गज है, लेकिन आपने क्या किया, कमरे की साइज बना ली। अब आपको लग रहा है यार फैमिली बड़ी हो रही है, अब तो 8 कमरे जरूरत पड़े, तो आप 100 गज में ही आपने क्या किया, 8 कमरे बना लिए। तो सेम है, सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि कंपनी की वैल्यूएशन तो सेम है। अब आपको लग रहा है कि भाई जरूरत के हिसाब से मुझे अपग्रेड करना चाहिए, मुझे अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर लाना चाहता हूँ, तो मुझे कंपनी के शेयर बढ़ाने पड़ेंगे। अब शेयर बढ़ाने से मतलब ये नहीं कंपनी अपनी वैल्यूएशन बढ़ा दी, नहीं, कंपनी ने अपना क्या किया है कि शेयर की क्वांटिटी बढ़ा दी, कंपनी की वैल्यूएशन सेम ही रहेगी। अब 100 शेयर से सॉरी कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर के 1000 शेयर बना दिए, 500 शेयर बना दिए, कंपनी की वैल्यूएशन तो सेम है। अब जहां 100 शेयर पे कम लोग रुपए लगाने वाले थे, वहां 500 शेयर पे और ज्यादा लोग रुपए लगाएंगे, 1000 शेयर पे और ज्यादा लोग रुपए लगाएंगे। अब वहां पर जैसे ही लोग रुपए लगाएंगे तो कंपनी वैल्यूएशन बढ़ेगी। कंपनी को क्या करना, कंपनी को अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना। ठीक है, समझ आया? अब बात करते हैं एनएससी बीएससी की। हाँ जी सर, समझ में आया सर, अच्छे से आया सर। ओके, तो कंपनी की वैल्यूएशन सेम रहेगी, कंपनी क्वांटिटी कितनी बढ़ा दे, क्योंकि यार हर कोई चाहता है कि अब मैंने कोई होटल खोला है, अब वहां पर मुझे लग रहा है कि यार ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कस्टमर आ सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, होटल में एक और फ्लोर बना दूंगा, दूसरा फ्लोर बना दूंगा, तीसरा फ्लोर बना दूंगा, चौथा बना दूंगा।
जगह तो सेम है, मेरे हाथ में है। कंपनी के वहां पर कस्टमर ज्यादा आने लग जाएंगे तो ज्यादा कमाई होने लग जाएगी, ठीक है। रिटेलर रिटेलर इन्वेस्टर बोलते हैं इसे, ठीक है। रिटेलर इन्वेस्टर क्या खरीद बिक्री करते हैं और खरीद बिक्री से ही एक शेयर का प्राइस बढ़ता है। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये आपको लग रहा है भाई आपकी कंपनी की वैल्यूएशन सेम है, ठीक है, आप उस क्वांटिटी कितनी बढ़ा दीजिए शेयर की, वैल्यूएशन थोड़ी ना बढ़ाई है आपने। वैल्यूएशन तो पब्लिक फिक्स कर रखी है, जो पब्लिक लिस्ट हो चुकी है कंपनी उसकी वैल्यूएशन फिक्स हो चुकी है, ओके। अब उसको ये थोड़ी ना कि आप उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा दो, भाई पब्लिक ने फिक्स कर रखा है आपके इतने इतने शेयर हैं, इतना मार्केट वैल्यू है, पी रेशियो ये सिंपल है, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। बस ये कि आप अपनी कंपनी की क्वांटिटी बढ़वा सकते हो, वैल्यूएशन सेम रहेगी। अब ऐसे ही थोड़ी ना यार, अगर विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए लगाए होते, आज भी विप्रो को शेयर 600-700 रुपए चल रहा होता, तो उसने मेरे ख्याल 10,000 के 50,000 60,000 ही बनाए। 40 साल में 50,000 10,000 के 50,000 ही बने, क्या फायदा समझे। कंपाउंडिंग रिटर्न ही हुआ था वो, शेयर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती गई, लोग आते गए, पैसा बनता गया। अब दूसरी बात करते हैं डिविडेंस की। अब कंपनी डिविडेंस क्यों देती है? डिविडेंस देने से क्या होता है, कंपनी को टैक्स बचता है। अब कई लोग समझते हो यार डिविडेंस आया, कंपनी कंपनी डिविडेंड, कंपनी भाई डिविडेंस इसलिए देती है क्योंकि अपना खुद का टैक्स बचा सके। जैसे कि सीआर फंड होता है कंपनी का, हर कंपनी का एक सीआर फंड होता है जिसे चैरिटी में देना पड़ता है, मतलब डोनेशन करना पड़ता है, लोगों के फायदे के लिए देना पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंस दे देती है, कई सीआर फंड निकाल देती है। कईयों अब कई कंपनी देखोगे जैसे टाटा फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन है, ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने अपने एनजीओ खोल रखे हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अपने अपने तरीके से पब्लिक का भला करते हैं। तो डिविडेंस देने से क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन कम हो जाती है। मान लीजिए कंपनी अपनी जेब से तो पैसा देगी, मान लीजिए मेरी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए की है, अब मैंने 30 रुपए का डिविडेंस दे दिया, तो कंपनी की वैल्यूएशन तो कम हो गई, क्योंकि यार मैंने तो पब्लिक को 30 रुपए बांट दिया, अकाउंट में गया। अब मैंने प्रॉफिट अगर 100 करोड़ करा है तो 100 करोड़ पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा 15, वो तो उनके सेक्टर के अकॉर्डिंग, भाई आईटी सेक्टर में है या फिर एफएमसीजी में है या फिर फार्मा में, उनका अकॉर्डिंग टैक्स। अगर उन्होंने 30 करोड़ रुपए 30 रुपए पब्लिक में डिविडेंस के थ्रू दे दिया, तो पब्लिक को उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उस पैसे पे पब्लिक को टैक्स। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 70 करोड़ कंपनी कम प्रॉफिट देना पड़ेगा, सॉरी कम टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स बचाने के चक्कर में कंपनी क्या करती है, डिविडेंस देती है, और डिविडेंस पर भी आपको टैक्स, अगर आपके अकाउंट में डिविडेंस आ रहा है तो जैसे रेंटल टैक्स 18% कर दिया ना, अगर आपने निर्मला सीतारमण का देखा हो किसी 6-7 दिन पहले, तो सेम आपको डिविडेंस पर भी टैक्स देना पड़ता है, वो 15-16% ऐसा कुछ होता है, ओके। तो डिविडेंस से फायदे और नुकसान है, समझे, किसी का फायदा किसी का नुकसान। अब कंपनी डिविडेंड दे रही तो भाई ये नहीं कि पब्लिक के फायदे के लिए दे रही, वो अपना फायदा सोच रही, अपना टैक्स बचाना चाह रही, इसलिए डिविडेंड दे रही है, ओके। अब एनएससी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको पता सबसे पुराना एक्सचेंज है। एनएससी 1999 में आया था, जिसे एनएससी में अभी कई स्कैम भी हुए थे, जिनके सीईओ उन्होंने भी कई स्कैम कर दिए, फ्रॉड बाबा चक्कर में पड़ के। तो एनएससी बीएससी की कुछ ज्यादा डीप आपको जाने जो थे, मैं सिंपल सा स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी एक बीएससी है। सॉरी। ओनली डिविडेंस जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, डिविडेंस आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है, डिविडेंस आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, समझे। अब सेबी की बात कर लेते, कई लोग दिमाग में सेबी चल रहे होंगे, यार सेबी क्या है, सेबी हमारी सिक्योरिटी रखती है, मतलब यहाँ पे अभी क्या सिस्टम हो गया, अगर आप किसी शेयर को 10 दिन 15 दिन के लिए होल्ड कर लेते हो, तो आपके पास एक सीडीएसएल पिन आता है, ठीक है। अब उस पिन को पहले क्या करते हैं, कई ब्रोकर किसी भी शेयर को, किसी भी इन्वेस्टर के शेयर अपने दिमाग से अपने आप बेच देते थे, तो फ्रॉड होता था कई लोगों के साथ। लेकिन अब क्या कर दिया, सीएसडीएल कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ब्रोकर आपके शेयर नहीं बेच सकता आपके विदाउट परमिशन के, आपके विदाउट 6 डिजिट के पिन के,
ठीक है। तो आप किसी शेयर को बेचोगे तो आपके पास 10 दिन 15 दिन अगर आपने किसी शेयर को होल्ड कर लिया तो उस शेयर को बेचने से पहले आपके पास 6 डिजिट का कोड आएगा। जब वो कोड डालोगे देन आप उस शेयर को बेच पाओगे। अब सेबी आपके पैसे की कितने रुपए की गारंटी लेती है कि अगर किसी ब्रोकर ने फ्रॉड कर दिया या फिर कोई स्कैम हो गया तो सेबी आपके 15 लाख रुपए की गारंटी लेते हैं कि भाई 15 लाख रुपए तक की मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 15 लाख कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने 2 करोड़ 10 करोड़ लगा रखे हैं तो आप से भी आपको 15 लाख रुपए रिटर्न कराएगी अगर आप किसी ब्रोकर ने फ्रॉड किया है। अब कंपनी का शेयर डाउन हो गया, शेयर जीरो हो गया, जैसे यस बैंक का शेयर किसी टाइम पर टॉप पर होती थी यस बैंक 370 420 रुपए का शेयर हुआ करता था, 9 रुपए 8 रुपए ऐसा कुछ चला गया था। ठीक है, तो उस टाइम पर सेबी आपको कोई लेना देना नहीं है, सेबी कुछ नहीं करेगी। सेबी कब आपके साथ होगी, जब आपके साथ कोई ब्रोकर फ्रॉड करेगा, ठीक है, तो तब आपकी सेबी गारंटी। मान लिया आपने किसी शेयर को होल्ड कर रखा है और उसकी वैल्यू हो रही, मान ली 10 साल पहले आपने किसी शेयर को होल्ड किया था और उसकी वैल्यू 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हो रही है और वो ब्रोकर ने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, ठीक है, वो ब्रोकर ने स्कैम कर दिया, तो सेबी आपको 15 लाख रुपए तो रिटर्न करा सकती है, उसके अलावा नहीं करा सकते। जैसे आरबीआई, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो 5 लाख रुपए तक की तो गारंटी लेती है बैंक कि भाई आरबीआई आपको 5 लाख रुपए तक दे सकती है। जैसे कि यस बैंक डूबने वाला था तो आरबीआई ने बोला 5 लाख तक का डिपॉजिट हम आपको दे सकते हैं क्योंकि रिजर्व में रखते हैं पैसे। तो ऐसे ही आपको शेयर खरीदते हो ना तो डीमैट अकाउंट खुलता है, जो डीमैट अकाउंट में आपका पैसा जाता है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो ब्रोकर के पास खुलता है, डीमैट अकाउंट होता है वो ट्रेडर सेबी के पास खुलता है, तो वो पैसा वो शेयर का सेबी के पास चल जाए, सेबी की सिक्योरिटी में रहते हो शेयर। ठीक है, आपको समझ आ गया कि सेबी क्या है और सेबी हमारे कितने पैसे गारंटी लेती है और डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी होता है। ठीक है, अब सीडीएसएल पिन भी आ गया जिस जो और स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारा। आई होप आपको सारी चीज समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो और पूछ सकते हो आप। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आया सब अच्छे से। अब इसके बाद जो क्लास शायद अगले संडे को मैं लूंगा जिसमें फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट क्या है, वर्क कैसे करती है, कितने सेंसेक्स होते हैं, कितने सेशन होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, मतलब बेसिक चीजें आपको क्लियर कराऊंगा फॉरेक्स मार्केट। जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि कंपनी अपना आईपीओ के लिए आती है, एनएससी बीएससी क्या है, सेबी कितने सिक्योरिटी रखती है, सीडीएसएल पिन क्या है, ठीक है, जो आपको ये सारी चीज बताई है। ठीक है, तो सर हाँ सर ये ओक्टाफेक्स पे सर आपका ट्रेड कॉपी करने के लिए कैसे कॉपी करेंगे? उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मेरे पास हाई भेजना, मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा आपके पास कॉपी ट्रेडिंग ऐप का। इसमें आप कॉपी करके मिनिमम डिपॉजिट में करवाता हूँ $100, ओके, $100 पे डिपॉजिट करके आप सेटअप कॉपी क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। और आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे ही मैं ट्रेड लूंगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक लग जाएगी, जैसे ही मैं क्लोज करूंगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो, मतलब जितने रुपए मैं कमाऊंगा उतने ही रुपए आप कमाओगे। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार आपको डिपॉजिट करना है और जब आपका मन करे तब विड्रॉल कर लीजिए। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सर। आप लिंक मुझे भेज देंगे?